आज का हमारा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर व्हाट इज़ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम लोग शॉर्ट में पीडीएस भी कहते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम लोग पीडीएस भी कहते हैं। और ये आखिर है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखो इसमें ना क्या लिखा हुआ है ये तो भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पीडीएस का मतलब ये होता है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट किसानों से अनाज खरीदती है, यानी कि किसानों को भी नुकसान नहीं होने देती है। उनका जो अनाज का प्राइस है उसका वो एग्जैक्ट प्राइस मिल जाता है, गवर्नमेंट उसको अपना एग्जैक्ट प्राइस दे देती है। यानी कि गवर्नमेंट पहले किसानों से अनाज खरीदेगी और उसी अनाज को गवर्नमेंट कम पैसे में गरीब लोगों को दे देगी, और इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, और इसको और थोड़ा सा और बेहतर तरीके से आप समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझिए, जो हमारे गाँवों में राशन कार्ड बनता है ना, वो जो राशन कार्ड हम लोग लेकर जाते हैं, अब बदले में हमको कम पैसे में गेहूँ चावल जो भी होता है वो हमको दे देता है, इसी को हम लोग कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब देखते हैं कि आखिर इसमें लिखा क्या गया है। देखिए इसमें कहा गया है द फूड ऑब्टेन्ड बाय द एफसीआई, मतलब कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स अमंग द पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी। यानी कि हमने आपको कल क्या बताया था, हमने आपको पिछले वाले क्लासों में बताया था कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हमारा क्या है, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो कि क्या करता है, किसानों से अनाज खरीदता है, अपने गोडाउन में स्टॉक करके रखता है और उसी अनाजों को गरीब लोगों को सस्ते दामों में दे देता है। कोई दिक्कत इसमें? और ये किसके थ्रू देता है, वो राशन शॉप के थ्रू देता है। ठीक है, और इसके लिए आपको बेसिकली ये कार्ड बनवाना पड़ता है, उसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं राशन कार्ड, है ना। हाँ, राशन कार्ड। और गाँवों में तो अलग अलग नाम है, जैसे अनाज के लिए अलग कार्ड होता है, तेल के लिए अलग कार्ड होता है। गाँव में ना, मेरे गाँव में तो ऐसे है, लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड, इस प्रकार से। हाँ, केरोसिन ऑयल के लिए कार्ड अलग है। शहरों में उतना नहीं होता है, शहरों में ना एक ही कार्ड आपको मुश्किल से देखने को मिलेगा, वो भी राशन कार्ड, और वो भी अधिकतर के पास नहीं होता। लेकिन मेरे गांव में लगभग हर इंसान के पास राशन कार्ड है। और राशन कार्ड के अलावा फिर केरोसिन के लिए अलग कार्ड है। और वहाँ पे लोग ना कार्ड को कैसे जानते हैं, लाल कार्ड, हरा कार्ड, पीला कार्ड, इस तरीके से जानते हैं। तो बड़ा सिस्टम वहाँ पे अलग है गाँवों में। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किसानों से अनाज खरीदती है, स्टॉक करके रखती है, और उसी अनाज को राशन शॉप के थ्रू राशन कार्ड बनवाती है गवर्नमेंट, उसके थ्रू लोगों को कम दाम में अनाज को दे देती है। तो यहाँ से होता ही है ना कि गरीब लोगों को भी अनाज मिल जाता है कम पैसे में, वो भी। आगे बढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और इसी को हम लोग कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, हालांकि ऐसा देखा गया है कि राशन कार्ड के थ्रू जो आप राशन उठाते हैं सस्ते दामों में, उसका क्वालिटी ना थोड़ा सा लो होता है। ये बिल्कुल सही बात भी है, ये आपको मानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जो अनाज आपको देती है उसका जो क्वालिटी होता है ना, वो थोड़ा सा लो होता है। देखो लो क्वालिटी है ये हम मानते हैं, लेकिन सस्ते में भी तो दे रही है। आप ये भी तो देखो, जैसे मान लीजिए कि यदि आपको गवर्नमेंट नहीं देती तब तो आप खाने के लिए नहीं मिलता, आपको कुछ नहीं मिलता खाने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट आपको कम पैसे में देकर भी थोड़ा सा लो क्वालिटी का ही दे रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपका पेट तो भर जा रहा है ना। और हाँ, इतना भी ख़राब क्वालिटी नहीं होता है कि उसको खाया नहीं जा सकता है, उसको खाया जा सकता है, लेकिन मार्केट से थोड़ा सा उसका क्वालिटी लो होता है, ये आपको मानना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं फिर। राशन शॉप्स आर नाउ प्रेजेंट इन मोस्ट लोकेलिटीज, विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज। और राशन शॉप, ये जो राशन शॉप होते हैं ना, ये आम दुकान नहीं होते हैं, इनको गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। इसमें आपको बेसिकली 3-4 सामान बहुत आराम से मिल जाएगा। गेहूँ मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, दाल भी मिल जाता है, चीनी भी मिल जाता है, और गाँवों में आप जाएंगे तो केरोसिन ऑयल भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये राशन शॉप लगभग आज हर एक गली मोहल्ले, गांव, शहर, कस्बे, हर जगह पे आजकल खोला जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि गरीब से गरीब लोग जहां भी रहते हैं उनको अनाज प्रोवाइड कर दिया जाए बहुत ही कम दामों में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देयर आर अबाउट 5.5 लाख राशन शॉप्स ऑल ओवर द कंट्री। आपके बुक में क्या डाटा लिखा हुआ है, वही है। चलिए, यदि किसी के बुक में 5.5 के अलावा कुछ अलग डाटा दिया हुआ है तो आप उसको एक बार अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि मेरे बुक में ये था तो ये हमने लिख दिया, और हमने आपको बार बार बताया इकोनॉमिक्स में डाटा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो यदि आपके बुक में कहीं पर डाटा कुछ अलग दिखे, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन वाले सभी बच्चे, तो आप लोग उसको एक बार अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, और यदि हम लोग बात करें अपने पूरे इंडिया का, तो पूरे इंडिया में 5.5 लाख राशन शॉप खोले गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि 5,50,000 इतने राशन शॉप गवर्नमेंट के द्वारा खोले गए हैं हर एक गाँव में, हर एक मोहल्ले में, ताकि वहाँ से लोग ना कम दामों में, सस्ते दामों में अनाज को खरीद सकें। तो ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट के द्वारा उठाया जाने वाला स्टेप है, जो कि अच्छी बात है। आगे फिर, राशन शॉप्स आर ऑल्सो नॉन एज
फेयर प्राइस शॉप्स। अच्छा, राशन शॉप का दूसरा नाम ना फेयर प्राइस शॉप भी कहा जाता है, लेकिन इसको ना हम लोग फेयर प्राइस शॉप के नाम से नहीं जानते हैं। हम लोग बेसिकली जानते हैं क्या, राशन दुकान, बस, है ना। लेकिन अच्छा, इसका नाम ना फेयर प्राइस शॉप भी क्यों कहा गया है? हाँ, क्योंकि मार्केट से, याद कीजिए हमने बताया था आपको फेयर प्राइस के बारे में, मार्केट से कम प्राइस में आपको अनाज दे देती है, इसी को हम लोग कहते हैं फेयर प्राइस। और चूंकि ये दुकान है तो इसीलिए हमारा ये इसका पूरा नाम हो जाएगा फेयर प्राइस शॉप। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये पूछा जाता है 1 नंबर में MCQ में पूछ लेगा, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में, या फिर वन वर्ड आंसर में पूछ लेगा कि राशन शॉप्स आर ऑल्सो नॉन एज डैश दे देगा, तो फिर आपका जवाब होना चाहिए फेयर प्राइस शॉप्स। आगे बढ़ते हैं। राशन शॉप्स कीप स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, शुगर एंड केरोसिन ऑयल फॉर कुकिंग। राशन के दुकान में ना आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन 3-4 चीज़ बड़ा कॉमन आपको मिल जाएगा। फूड ग्रेन के मामले में क्या क्या हो सकता है, चावल, दाल, गेहूँ, ये सब हो सकता है। उसके बाद चीनी भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद गाँवों में खास करके केरोसिन तेल भी मिल जाता है, शहरों में नहीं मिलता, क्योंकि शहर में केरोसिन ऑयल कहाँ यूज़ करता है कोई, गाँवों में आपको केरोसिन ऑयल भी मिल जाता है। तो ये सब का सब ना राशन दुकान में पहले से रखा रहता है, लोग अपने राशन कार्ड को लेकर आते हैं, कम दामों में उसको खरीद के लेकर चल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। These items are sold to people at a price lower than the market price। तो मार्केट में इस सामानों का जो भी प्राइस रहता है, उस प्राइस से तो कम ही दाम में इसको अनाज मिल जाता है राशन शॉप में। आगे, एनी फैमिली विथ अ राशन कार्ड कैन बाय दिज आइटम्स एवरी मंथ फ्रॉम द नियर बाय राशन शॉप। तो जिस फैमिली के पास राशन कार्ड है, और क्या राशन दुकान पे आप केवल पैसे देकर खरीद लेंगे? नहीं, उसके लिए आपको एक राशन कार्ड भी दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो यदि आपके फैमिली के पास राशन कार्ड है, तो उस राशन कार्ड को लेकर आप हर महीने, अच्छा यहाँ पे सवाल ना ये भी उठता है कि सर मेरे पास चलिए मान लीजिए राशन कार्ड है, तो क्या हम जब चाहेंगे तब जाके अनाज खरीद लेंगे? नहीं, इसके ऊपर भी पाबंदी है। इसके ऊपर पाबंदी किस रूप में है? इस रूप में है कि यदि आपके पास राशन कार्ड है तो आप महीने में जाकर मात्र एक ही बार राशन खरीद सकते हैं। ठीक है, और जितना आपके कार्ड में लिखा होगा देने के लिए, उतना आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो राशन कार्ड के थ्रू ही आपको मिल सकता है, और ये हर महीने मिलता है, हर दिन नहीं, हर महीने मिलता है। आगे फिर, इन इंडिया 3 इम्पॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स वर इंट्रोड्यूस्ड। अब हमारे भारत में 3 अलग अलग प्रोग्राम चलाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा फूड को लेकर, यानी कि अनाजों को लेकर। वो कौन कौन सा हमारा प्रोग्राम है, ज़रा देखते हैं। सबसे पहला है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके बारे में आपने जान लिया। यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू क्या होता है, अनाज किसानों से खरीदा जाता है, स्टॉक करके वही अनाज गरीबों को कम दाम में बेच दिया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि PDS। ये हमारा पहला प्रोग्राम है गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाया जा रहा है। आगे, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, यानी कि ICDS। इस प्रोग्राम के तहत जो बच्चे होते हैं ना, खास करके उनको थोड़ा बहुत प्रोवाइड किया जाता है फैसिलिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 4 साल 5 साल या फिर उससे भी नीचे, 6 महीने 7 महीने, उनके पालन पोषण के लिए जो दूध का पैसा चाहिए या फिर कोई दवाई का पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट उसको भी प्रोवाइड करती है। लेकिन ये स्कीम ना आज आपको ना के बराबर देखने को मिलता है। मिलता है क्या कहीं पे? नहीं मिलता है। लेकिन इसका एक जीता जागता सबूत हम आपको देंगे, है इसका एक इसका सबूत है। क्या सबूत है, देखिए बताते हैं। अभी के समय में जो भी बच्चा हॉस्पिटल में पैदा ले रहा है, ठीक है, समझेगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ICDS को समझा रहे हैं। हालांकि अक्सर आजकल ये नहीं दिखता है, लेकिन ये इसका एक जीता जागता सबूत है, आपको मिल जाएगा, आप पता कीजिएगा, आपको मिलेगा। क्या है, देखिए, आजकल जो भी बच्चे हॉस्पिटल में जन्म ले रहे हैं, हॉस्पिटल के वक्त उनको ना अभी फ़िलहाल 1500 रुपये गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, पहली बार 1500 रुपये। उसके बाद का हमको नहीं पता, क्योंकि मेरे रिलेटिव में ये चीज़ हमको अभी भी बहुत हमको आश्चर्य लगा, पहली बार हमको ये चीज़ मालूम चला। मेरे रिलेटिव में एक किसी का मतलब मेरे पड़ोसी में थे, रिलेटिव में थे, उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे ना उनके अकाउंट में तुरंत अगले ही दिन 1500 रुपये आ गया हॉस्पिटल के नाम से। तो हमको लगा कि ये सिस्टम क्या है, तो फिर हमको समझ में आया कि अच्छा, इसके बारे में फिर रिसर्च किया तो पता चला कि अच्छा ऐसा भी प्रोग्राम होता है। हर बार नहीं देगा आपको, पहली बार ही देता है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। वो पहली बार बेसिकली इसलिए देता है ना, ताकि बच्चे के शुरुआती दौर में पालन पोषण में कोई कमी ना रहे। ठीक है, आगे उसके बाद है फूड फॉर वर्क, FFW। ये भी अलग प्रकार का प्रोग्राम है गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाया जा रहा है। इसमें बेसिकली ना काम के बदले में आपको अनाज मिलेगा। यानी कि मान लीजिए कि यदि आप गवर्नमेंट के पास काम कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए कि आप कहीं पे ना
गवर्नमेंट ने आपको कहा कि देखो ये पुल बन रहा है, मेरा जाके तुम पुल बनाओ, हम चले गए पुल बनाने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा ना कि पुल के बदले में हम तुमको पैसा नहीं देंगे, बल्कि पुल के बदले में जितना अनाज चाहिए ना हम तुमको दे देंगे। अब क्या अंधाधुंध अनाज दे देंगे आपको 4 बोरी 5 बोरी ऐसे? नहीं, आपके मजदूरी के जितना जो पैसा बनता है उस पैसे के बदले में हम आपको क्या दे देंगे? अनाज दे देंगे, बात खत्म। ठीक है, चलिए, तो ये भी हमारा हो गया। तो ये 3 अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम हैं फूड से रिलेटेड जो कि इंडियन गवर्नमेंट भारत में चला रही है। एट प्रेजेंट देयर आर सेवरल पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम यानी कि PAPS मोस्टली इन रूरल एरियाज। और आजकल तो खास करके गाँवों में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिससे गरीबी को दूर किया जा सके गाँवों में। तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का मतलब है गरीबी को हटाने के लिए अलग अलग प्रकार का प्रोग्राम चलाना गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये गाँव में आजकल बहुत ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरी तरीके से टॉपिक कंप्लीट। अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक है करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है ये हम लोगों ने जान लिया था। यदि दोबारा रिवाइज करना चाहें तो फटाक से ऐसे करेंगे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि PDS ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI किसानों से अनाज खरीदती है और उसी अनाज को स्टोर करके गवर्नमेंट राशन शॉप के थ्रू गरीब लोगों को सस्ते दामों में दे देती है। इसी को हम लोग कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि PDS। अब इसका PDS का क्या स्टेटस है हमारे भारत में भी फिलहाल प्रेजेंट दौर में, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यानी कि PDS हमारे भारत में अच्छी तरीके से रन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसके बारे में देखेंगे। क्या लिखा हुआ देखिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि PDS इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। यानी कि हर इंसान के पास फूड अवेलेबल हो, उसको वो एक्सेस कर सके, उसको वो अफोर्ड कर सके, इसके लिए हमारा इंडियन गवर्नमेंट हर संभव प्रयास कर रही है। और उस प्रयास में एक प्रयास है हमारा PDS के रूप में। यानी कि PDS के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोगों को अनाज पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं और वो भी सस्ते दामों में, और ये आजकल चल भी रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है द कवरेज ऑफ PDS वॉज यूनिवर्सल विथ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पुअर एंड नॉन पुअर। यानी कि ये PDS सिस्टम आज हमारे भारत में सक्सेसफुली चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। और PDS में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप गरीब हैं तो आपको अनाज नहीं मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं तो आपको अनाज मिल जाएगा, ऐसा इसमें नहीं है। आप चाहे किसी भी प्रकार के गरीब हैं या फिर आप नॉर्मल थोड़ा सा आपका लोग यानी कि आपका आर्थिक स्थिति थोड़ा सा ख़राब है तो भी आपको अनाज मिलेगा, और जो सबसे ज़्यादा गरीब है उनको भी अनाज मिलेगा। बस शर्त ये कि आपके पास एक राशन कार्ड का होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि PDS में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है कि आप अमीर हैं तो आपको नहीं मिलेगा। हालांकि अमीर लोगों का तो राशन कार्ड बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वो सक्षम है, गवर्नमेंट उसको बनाती नहीं है। लेकिन इसमें ना आजकल बहुत फ्रॉड भी हो रहा है, बहुत फ्रॉड हो रहा है। जो बड़े बड़े लोग हैं जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं उनके पास भी आजकल राशन कार्ड बन जा रहा है फ्रॉड के तहत, यानी कि करप्शन के तहत बन जा रहा है, और वो भी जाके अनाज को उठा ले रहे हैं। और वो अनाज वहाँ से लेकर खाते नहीं है, उसको बेच देते हैं मार्केट में ताकि पैसा मिल जाए, है ना। क्योंकि वो अनाज मिडिल क्लास क्यों खाएगा भाई? क्योंकि उतना क्वालिटी ख़राब होता है उसका, वो खाता ही नहीं है, तो वो अनाज को बेच देता है, पैसा मिल जाता है। तो इसमें ना थोड़ा सा गवर्नमेंट को मतलब कड़े कदम की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें करप्शन बहुत हो रहा है आजकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे बेसिकली PDS में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, गरीब और सबसे जो गरीब है उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं है। ओवर द ईयर्स द पॉलिसी रिलेटेड टू PDS हैज़ बीन रिवाइज्ड टू मेक इट मोर एफिशिएंट एंड टारगेटेड। यानी कि समय के अनुसार PDS में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं ताकि इनको और ज़्यादा लोगों तक बड़े लेवल पर पहुँचाया जाए, प्लस और इसमें किस प्रकार से निखार लाया जाए, इम्प्रूवमेंट लाया जाए, इसके बारे में भी बहुत हद तक सुधार किया गया है। यानी कि समय के अनुसार PDS में लगातार चेंजेज हो रहे हैं। आगे इन 1992 रिवैम्पेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि RPDS वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1070 ब्लॉक्स इन द कंट्री। देखो 1992 में PDS के जैसा ही एक और सिस्टम लॉन्च किया गया था, रिवैम्पेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो भी इंडिया के टोटल 1700 ब्लॉक्स में इसको लॉन्च किया गया था। ब्लॉक्स यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो सिंपल सा आप इसको समझिए, इतने सारे जिले में लॉन्च किया गया था बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हालांकि ब्लॉक जिला से छोटा ही होता है, लेकिन फिर भी आप इसको समझने के लिए समझ सकते हैं।
तो 1992 में पीडीएस के जैसा ही एक और सिस्टम हमारा लॉन्च किया गया था, रिवैम्पेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आगे, द टारगेट वाज टू प्रोवाइड द बेनिफिट्स ऑफ पीडीएस टू रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज। इसका काम क्या था, ये जो हमारा लॉन्च किया गया था आरपीडीएस, इसका मेन मकसद ये था कि जो बहुत दूर गांव वाला एरिया है, जो कि बहुत पिछड़ा एरिया है, जहाँ पे कि लोग जल्दी जाना भी पसंद नहीं करते हैं, और यदि वहाँ पे लोग रह रहे हैं तो उनको भी पीडीएस का सुविधा मिल जाए, यानी कि उनको भी अनाज सस्ते दामों में मिल जाए। इसका मकसद ये था, किसका, आरपीडीएस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इन 1997 टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि टीपीडीएस was introduced to adopt the principle of targeting the poor in all areas। अब 1997 में एक और प्रोग्राम लॉन्च किया गया, क्या, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका मकसद ये था कि भारत के किसी भी कोने में गरीब यदि कहीं पे रह रहे हैं तो उस गरीब को अनाज पहुंचाया जाए। ठीक है, अनाज कैसे पहुंचाया जाएगा, वहाँ पे राशन शॉप खोल के। मान लीजिए कि एक गाँव है, जिस गाँव में ना मात्र 100 घर ही है, और टोटल पॉपुलेशन गाँव का मान लीजिए कि 300 है बस, एग्जाम्पल के तौर पर, और वहाँ पे एक भी राशन शॉप नहीं है, तो गवर्नमेंट का यहाँ पे काम है कि वहाँ पे राशन शॉप खोला जाए, लोगों का राशन कार्ड बनाया जाए और उसके तहत उनको अनाज प्रोवाइड किया जाए, वो भी सस्ते दामों में। ठीक है, तो इसका मकसद ये था। आगे फिर बढ़ते हैं। इन 2002 स्पेशल स्कीम्स वेयर लॉन्च लाइक अंत्योदया अन्न योजना यानी कि AAY एंड द अन्नपूर्णा स्कीम यानी कि APS विद स्पेशल टारगेट ग्रुप्स ऑफ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड इंडेंजर्ड सीनियर सिटीजन्स। अब इसका मतलब क्या है, देखो 2000 में दो और अलग अलग प्रकार का प्रोग्राम लॉन्च किया गया, पॉलिसी। अंत्योदया अन्न योजना पहला, और दूसरा था हमारा अन्नपूर्णा स्कीम। इसका टारगेट ये था कि जो गरीब से भी गरीब है यानी कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो गरीब से भी गरीब है, जो इनका मतलब ये हो गया जिनका हालत बहुत बदतर है, उनका यहाँ पे भलाई किया जाए, अनाज उसको प्रोवाइड किया जाए, खाने का अनाज नहीं उसको अनाज दिया जाए। और दूसरा है इंडेंजर्ड सीनियर सिटीजन, और इसमें एक और ख़ास बात था कि जो सीनियर सिटीजन है यानी कि जो कि बहुत बूढ़े हो गए हैं, उनको कोई देखभाल नहीं कर रहा है, तो उनके लिए भी कुछ अनाज प्रोवाइड किया जाए, उनको कुछ पैसे दिए जाएं ताकि वो अपना आगे का जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत कर सके। ठीक है, तो इनका मकसद ये था। आगे, द फंक्शनिंग ऑफ दीज टू स्कीम्स वाज लिंक्ड विद द नेटवर्क ऑफ द पीडीएस, और इन दोनों स्कीम को लिंक किया गया था पीडीएस के तहत, यानी कि पीडीएस के तहत ही लोगों को अनाज दिया जाएगा, बस स्कीम का नाम अलग अलग था। आगे, द पीडीएस हैज प्रूव्ड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इन स्टेबलाइजिंग प्राइसेस एंड मेकिंग फूड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स एट अफोर्डेबल प्राइस। तो भारत सरकार के लिए पीडीएस जो है ना, एक तरीके से वरदान के तौर पर साबित हुआ, क्योंकि पीडीएस के तहत आज हमारे भारत में करोड़ों लोग अपना पेट भर रहे हैं, अपना घर परिवार चला रहे हैं। और यदि ये नहीं होता ना, तो लोग जिंदा तो रह जाते लेकिन बहुत हालत ख़राब होता। जिंदा तो रह जाते लोग, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हालत बहुत ख़राब हो जाता हम लोगों को। तो पीडीएस के तहत आज लाखों करोड़ों लोग बेनिफिट ले रहे हैं और अपना जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत कर पा रहे हैं। आगे बढ़ा जाए फिर। उसके बाद, समटाइम्स FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, समटाइम्स FCI गोडाउन्स आर ओवरफ्लोइंग विद ग्रेन्स विद सम रॉटिंग अवे एंड सम बीइंग ईटन बाय रैट्स। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा समस्या भी है। समस्या क्या है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो गोडाउन है, जहाँ पे वो अपने अनाजों को इकट्ठा करके रखता है, वो कभी कभी ना ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो का मतलब ये हो गया कि कभी कभी वो ना हद से ज़्यादा अनाज खरीद लेता है, और खरीद तो लिया लेकिन रखने के लिए जगह नहीं है। अब रखने के लिए जगह नहीं तो अनाज क्या होगा, बर्बाद होगा, पहला बात। दूसरा बात, वो अनाज ना कई बार क्या होता है ना, बड़े लेवल पे सड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और तीसरा सबसे बड़ा बात, वहाँ पे चूहा लग जाता है, चूहा उसको बर्बाद कर देता है। तो यहाँ पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किसानों से अनाज खरीद तो लेती है, लेकिन वो अनाज बहुत बड़े लेवल पे बर्बाद भी हो जाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि उसको अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। आगे, इन 2014 द स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस विथ FCI was 65.3 million tons, which was much more than the minimum buffer norms। देखो ये बात यानी कि डाटा है ना 2014 का दिया गया है। 2014 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास व्हीट और राइस टोटल कितने थे, 65.3 मिलियन टन, जो कि बफर नॉर्म से बहुत ज़्यादा ऊपर था। मतलब कि देखो ये जो गोडाउन है ना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गोडाउन है, उसके लिए भी नियम है, यानी कि आप उसमें इतना ही अनाज रख सकते हैं, लेकिन 2014 में उसने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया।
जिसमें लिखा था कि इतना अनाज रखना है गोडाउन में, लेकिन उससे कई ज़्यादा उन्होंने वहाँ पे अनाज को रख दिया था। तो वैसी बात है, अनाज यदि आप ज़्यादा हद से ज़्यादा रखेंगे तो आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, चूहा लग जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो उस समय पे 2014 में 65.3 मिलियन टन अनाज को इकट्ठा किया गया था, बेसिकली गेहूँ और चावल को, जो कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जो नॉर्म्स हैं, जो प्रोसीजर सॉरी नॉर्म्स नहीं, जो रूल है उससे कई ज़्यादा था। जैसे मान लीजिए कि होता है ना कि आप इस गोडाउन में कितना अनाज रख सकते हैं, कितना कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से कई ज़्यादा अनाज वहाँ पे इकट्ठा किया गया था। तो वैसी बात है, ख़राब होना ही है। तो बहुत बड़े लेवल पे अनाज हमारा बर्बाद भी हुआ था। आगे बढ़ते हैं फिर। पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पीडीएस राइस हैज़ डबल्ड इन रूरल इंडिया एंड इंक्रीज बाय 66% इन अर्बन इंडिया। देखो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पीडीएस राइस हैज़ डबल्ड इन रूरल इंडिया एंड इंक्रीज्ड बाय 66% इन अर्बन इंडिया। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे इंडिया में गांव और शहर दोनों में हर आदमी, पर कैपिटा कंजम्पशन का मतलब है हर आदमी चावल को जो इस्तेमाल कर रहा है ना, वो अब डबल हो चुका है। मतलब ये हो गया अब हर आदमी चावल एक बार नहीं खा रहा है, बल्कि 2 बार खा ले रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पीडीएस राइस हैज़ डबल्ड इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में यानी कि गाँवों में चावल का कंजम्पशन अब थोड़ा सा डबल हो गया है, लोग चावल ज़्यादा खा रहे हैं। एंड इंक्रीज बाय 66% इन अर्बन इंडिया, और अर्बन इंडिया में यानी कि शहरों में 66% ये बढ़ गया, मतलब कि लोग जो है ना ज़्यादा अब चावल को खा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पीडीएस वीट हैज़ डबल्ड इन बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया। और यदि हम लोग केवल बात करें वीट का, केवल गेहूं का, ये तो ऊपर में बात हो गया किसका, चावल का। नीचे बात करें तो गेहूं का, तो गेहूं का इस्तेमाल हर इंसान लगभग आज डबल कर रहा है, चाहे वो गांव हो चाहे शहर। ये डाटा याद रखिएगा कि हर आदमी चावल का जो इस्तेमाल कर रहा है वो गांव में वो डबल कर रहा है, लेकिन शहर में मात्र 66% ही इस्तेमाल कर रहे हैं चावल। ठीक है, वो भी 66% बढ़ गया है। आगे और यदि हम लोग बात करें फिर गेहूं का, तो गेहूं हमारा डबल इस्तेमाल किया जा रहा है अब गांव और शहर दोनों में, यानी कि लोग रोटी ज़्यादा खा रहे हैं। ठीक है, आगे फिर समटाइम्स पीडीएस लीडर्स आर फाउंड make use of mal practices like diverting the grains to open market to get better margin, selling poor quality grains at ration shop, irregular opening of the ration shop etc. अब यहाँ पे ना राशन शॉप के अंदर जो डीलर होते हैं, यानी कि जो आपको राशन शॉप के अंदर दिखते हैं, जो कि आपको अनाज देते हैं, कई बार ना ये लोग भी फ्रॉड कर लेते हैं। कैसे फ्रॉड करते हैं, देखो कई बार क्या करेगा ना, ये जो गवर्नमेंट के द्वारा अनाज दिया गया है राशन शॉप में, उस अनाज को मार्केट में ये बेच देगा, अच्छा पैसा कमा लेगा, पहला ये करता है। दूसरा, लोगों को ना राशन शॉप के अंदर जो लोग आएंगे अनाज लेने के लिए, उसको ख़राब क्वालिटी वाला अनाज दे के भेज देते हैं। बढ़िया क्वालिटी वाला ये मार्केट में बेच देते हैं और ख़राब क्वालिटी वाला अनाज रख के रहते हैं, और जो लोग आते हैं उनको बेच देते हैं, जो कि गलत बात है। आगे और कभी कभी तो ये लोग ना राशन शॉप खोलते ही नहीं है, लोग आ रहे हैं घूम के जा रहे हैं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे डीलर का भी थोड़ा सा लापरवाही देखने को हमको मिल जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को यहाँ पे कड़ा से कड़ा कदम लेना चाहिए। खैर, यही था हमारा पीडीएस का इंडिया में करंट स्टेटस। कोई दिक्कत समझ में आया? चलिए, तो अगले वाले क्लास में हम लोग अपने चैप्टर के सबसे लास्ट वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर के सबसे लास्ट वाले टॉपिक को। टॉपिक का नाम है रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। देखिए पहले ना, सबसे पहले आप समझिए कि आखिर कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है। कोऑपरेटिव का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि बहुत सारे लोग मिल के कोई एक कामों को परफॉर्म करते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए, अभी एग्जांपल देंगे आपको समझ में आएगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, कोऑपरेटिव में बहुत सारे लोग आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद वो एक किसी काम को परफॉर्म करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव। अब एग्जांपल देंगे आपको समझ में आएगा। तो हमारे भारत में कोऑपरेटिव का क्या रोल है फूड सिक्योरिटी में, यानी कि हर आदमी तक फूड पहुँचे, यानी कि अवेलेबल हो जाए, उसके एक्सेस में आ जाए, अफोर्ड कर सके। इसमें हमारे कोऑपरेटिव का क्या रोल है, इसके बारे में देखते हैं। कोऑपरेटिव का सिंपल सा मतलब क्या समझा आपने? कोऑपरेटिव का सिंपल सा मतलब है कुछ लोगों का ग्रुप जो कि मिल के किसी कामों को परफॉर्म कर रहे होंगे। और कोऑपरेटिव में ज़रा सा भी रोल गवर्नमेंट का नहीं होता है, याद रखिएगा। इसमें जो रोल होगा वो सब का सब आदमी का होगा, प्राइवेट आदमी का होगा। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है देखिए, द कोऑपरेटिव्स आर ऑल्सो
प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया स्पेशली इन द साउदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि हमारे भारत में कोऑपरेटिव भी अच्छा खासा रोल प्ले करता है फूड सिक्योरिटी में। कहाँ कहाँ पे? ज़्यादातर साउथ इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में। इट मीन्स साउथ इंडिया का मतलब हो गया तमिलनाडु तरफ, केरल तरफ, और वेस्ट इंडिया का मतलब हो गया गुजरात, राजस्थान, इधर की ओर। यहाँ पे हमारा कोऑपरेटिव अच्छा खासा काम कर रहा है लोगों तक फूड पहुँचाने में। ठीक है, आगे देखेंगे, एग्जाम्पल देंगे, आपको समझ में आएगा। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज सेट अप शॉप्स टू सेल लो प्राइस्ड गुड्स टू पुअर पीपल। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी आपके सामने टर्म आ गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ नहीं है, बेसिकली वो कुछ लोगों का ग्रुप है जो कि मिल के किसी कामों को परफॉर्म करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी। दोनों आप कह सकते हैं, काम चलेगा हमारा, एकदम नॉर्मल है। आगे फिर तो ये लोग भी क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पर सामानों को पहुंचाते हैं, खाने पीने वाले सामानों को, जो कि मार्केट प्राइस से कम होता है। ठीक है, ताकि गरीब लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। अब एग्जाम्पल देंगे, आपको समझ में आएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ ऑल राशन शॉप्स, राशन शॉप का दूसरा नाम फेयर प्राइस शॉप्स। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ ऑल राशन शॉप्स रनिंग इन तमिलनाडु अराउंड 94% आर बीइंग रन बाय द कोऑपरेटिव। सोचो, यदि तमिलनाडु में 100% राशन शॉप चल रहे हैं, मान लीजिए, तो 100% में से 94% जो राशन शॉप है वो केवल और केवल कोऑपरेटिव के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। अब कोऑपरेटिव के द्वारा चलाया जा रहा है, इसका मतलब हो गया कुछ लोगों का ग्रुप है, उसके द्वारा चलाया जा रहा है ना। और वो लोग क्या कर रहे हैं, अनाज को किसानों से खरीदते हैं और सस्ते दामों में लोगों को बेच देते हैं। वही काम ये लोग भी करते हैं, जो काम गवर्नमेंट करते हैं ना, वही काम ये लोग भी करते हैं। बस इनका काम थोड़ा सा ये है कि इनका कोई लेना देना गवर्नमेंट से नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। अब एग्जांपल देखिए, इन दिल्ली मदर डेयरी इज रन बाय द कोऑपरेटिव्स। अच्छा, आपने नाम सुना होगा मदर डेयरी, या फिर आपने नाम सुना होगा अमूल दूध पीता है इंडिया, जो टीवी में ऐड आता है। तो ये मदर डेयरी जो है ना, ये एक बहुत बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है हमारा कोऑपरेटिव का। मतलब मदर डेयरी जो है, मदर डेयरी में आपको क्या मिलता है? बेसिकली दूध मिलता है, दही मिलता है, चीज़ मिलता है, पनीर मिलता है, यही सब मिलता है। तो मदर डेयरी दिल्ली में चला जाता है, वहीं से आपके घरों में सामान आता है मदर डेयरी का। तो ये किसी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, या फिर किसी एक आदमी के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, बल्कि इसमें बहुत सारे लोग, 1000-2000 लोग आसपास में मिले हुए हैं और यही सब मिल के चला रहे हैं। तो फिर सवाल है कि सर, मदर डेयरी का कोई एक आदमी होगा जो कि सबसे हेड होगा? नहीं, इसमें कोई हेड नहीं होता, इसमें हर कोई अपने आप में मालिक है। समझ रहे? कोऑपरेटिव का सबसे बड़ा बात यहाँ पे है कि इसमें बेसिकली बहुत सारे लोग आपस में मिल के काम करते हैं और इसमें कोई भी नीचे नहीं है, कोई भी ऊपर नहीं है, सब बराबर है। कोऑपरेटिव का सबसे बड़ा खासियत ये होता है। और इसमें किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, इसका कोई नाता गवर्नमेंट से रहता ही नहीं है। ठीक है, तो यदि आपके दुकान बगल में दुकान है, यदि आप वहाँ पे मदर डेयरी का दूध आता है, तो समझ जाइए वो कहाँ से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। मदर डेयरी इज मेकिंग स्टेप्स इन प्रोविजन ऑफ मिल्क एंड वेजिटेबल्स टू द कंज्यूमर्स एट कंट्रोल्ड रेट डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। अब देखो यहाँ पे मदर डेयरी केवल और केवल दूध नहीं बेचता आपको, दूध तो बेचता ही है, इसके साथ ही साथ पनीर, दही, चीज़ जो भी है वो भी बेचता है, साथ ही साथ आपको वेजिटेबल भी देता है, हरा सब्जी देता है, और उसी प्राइस में देगा जो प्राइस दिल्ली का गवर्नमेंट उसको डिसाइड करेगा। अब आपको यहाँ पे लग गया होगा कि सर है कोऑपरेटिव, इसमें गवर्नमेंट का रोल है ही नहीं, तो फिर गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड क्यों कर रहा है कितने में बेचेगा? इसलिए डिसाइड कर रहा है क्योंकि मान लेते हैं कि कोऑपरेटिव है, ठीक है, लेकिन क्या पता उसका कभी मन भी तो बदल सकता है। क्या पता वो दूधों को 100 रुपये पर केजी कर दे, उसका मन बहक जाए। लेकिन यहाँ पे ना गवर्नमेंट कहती है कि देखो भाई, तुम अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, तुम सभी मिलकर अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन तुम उसी दाम में अनाज को बेचोगे, सामानों को, दूधों को, सब्जियों को बेचोगे जिस दाम में हम चाहेंगे। वो कहता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बेच देंगे। अरे भाई, बेचना ही ना है, लोगों का भलाई करना है, बात खत्म। रेट आप तय करो या फिर हम करें, बात तो एक ही है। चलो, तो वही यहाँ पे है। तो मदर डेयरी बेसिकली दूध, चीज़, पनीर, ये सब जो है, और सब्जी उसी दाम में बेचती है जो दाम गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली तय करती है। ठीक है, आगे। अमूल इज अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव्स इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फ्रॉम गुजरात। और अमूल कहाँ से रन किया जाता है? गुजरात से। तो वो जो आप टीवी में ऐड देखते हैं ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, वो बेसिकली अमूल दूध गुजरात से ऑपरेट किया जा रहा है। और ये भी कोऑपरेटिव का एग्जाम्पल है। इसमें भी बहुत सारे गुजरात के किसान, बड़े बड़े किसान लगे हुए हैं, जो कि अलग अलग जगहों से दूध को इकट्ठा करते हैं और उसको मार्केट में जाके सेल करते हैं, और उस दूध का असल प्राइस जो किसानों हैं उनको दे देते हैं। ठीक है, मतलब ये हो गया कि अलग अलग जगह से किसान अपने दूध को लेकर आते हैं,
उस बड़े से उनका अमूल दूध का बहुत बड़ा फैक्ट्री होगा, तो वहाँ पे वो लोग अपना दूध देते हैं, पैकेट में बंद करके गाड़ी के द्वारा हर शहर में पहुँचाया जाता है, और उस जो पैसा कमाएगा उस पैसे का जो रेट बनता है उस किसान को दे देगा जिससे वो दूध लिया था। बात खत्म। ऐसे ही चलता है, किसान भी खुश, हम भी खुश, हमको भी दूध मिल गया और किसान को भी पैसा मिल गया, बात खत्म। ऐसे ही हमारा अमूल है और फिर मदर डेयरी ऐसे चल रहा है। तो मदर डेयरी हमारा दिल्ली से ऑपरेट होता है और अमूल दूध हमारा गुजरात से ऑपरेट होता है, और ये दोनों का दोनों एग्जाम्पल किसका है? कोऑपरेटिव का। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन गवर्नमेंट ही तय करती है कि कितने प्राइस में आप बेचेंगे। जरा सोचिए, यदि गवर्नमेंट तय ना करेंगे प्राइस को तो हो सकता है ना कि कोऑपरेटिव का कभी मन बहक जाए, वो बेची दाम में बेचने लगे, लोगों को दूध ही ना मिल पाए, बीमार पड़ने लगेंगे लोग, तो समस्या किसको होगा? गवर्नमेंट को होगा। इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि चलो तुम अपना काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम तुमको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसी प्राइस में बेचोगे जो हम प्राइस तय करेंगे। कहता चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं फिर। सिमिलरली इन महाराष्ट्र अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस यानी कि एडीएस, ये बात हो रहा है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में एक कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस यानी कि एडीएस, हैज़ फैसिलिटेटेड अ नेटवर्क ऑफ एनजीओज फॉर सेटिंग अप ग्रैंड बैंक्स इन डिफरेंट रीजन्स। यहाँ बात किया जा रहा है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में एक एनजीओ है, नेटवर्क ऑफ एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस हैज़ फैसिलिटेटेड अ नेटवर्क ऑफ एनजीओज फॉर सेटिंग ऑफ ग्रेन बैंक्स इन डिफरेंट रीजन्स। देखो, महाराष्ट्र में एक कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। ये एकेडमी क्या करता है? अलग अलग जगहों पर एनजीओ खुलवाता है, और एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं रन किया जा रहा है, बस बेसिकली कुछ लोगों के द्वारा रन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल है कि सर कोऑपरेटिव में और एनजीओ में फिर डिफरेंस क्या है? देखिए बताते हैं। कोऑपरेटिव का मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। मतलब ये हो गया कि कोऑपरेटिव वाले लोग आपको सस्ते दामों में दे देंगे चीज़, दूध पनीर पिज्ज़ा नहीं, दूध पनीर चीज़ ये सब आपको सस्ते दामों में दे देंगे, लेकिन आपसे पैसे ले रहे हैं ना? बिल्कुल ले रहे हैं। लेकिन एनजीओ का काम क्या होता है? वो आपका सेवा करेंगे लेकिन आपसे बिल्कुल भी पैसे नहीं लेंगे। यही दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो ये एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस जो कि महाराष्ट्र में है, ये क्या करता है? घूम घूम के अलग अलग जगहों पर एनजीओ सेटअप करवाता है ताकि लोगों को इससे मदद पहुंचाया जा सके। और एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको हेल्प तो किया जाएगा लेकिन आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, आगे। एडीएस ऑर्गेनाइजेस ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम्स ऑन फूड सिक्योरिटी फॉर एनजीओ। तो एडीएस हमारा क्या करता है, यानी कि एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस जो कि महाराष्ट्र में है, वो अलग अलग जगहों पर एनजीओ तो खुलवाता ही है, साथ ही साथ एनजीओ में काम करने वाले लोगों को ट्रेनिंग भी देता है, ऑर्गेनाइज भी करता है, प्रोग्राम करता है, सब कुछ करता है। ठीक है, यानी कि बेसिकली इसका काम ही है कि भाई एनजीओ खोलो, लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करो, लोगों का मदद करो, और मदद करने के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए, प्रोग्राम चाहिए, स्किल चाहिए, वो हम आपको सिखाएंगे। तो ये कहता है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एडीएस ग्रेन बैंक प्रोग्राम इज एक्नॉलेज्ड एज अ सक्सेसफुल एंड इनोवेटिव फूड सिक्योरिटी इंटरवेंशन। यहाँ पे ना एडीएस ग्रैंड बैंक कहा गया है। ग्रैंड बैंक का वही मतलब है कि आप एनजीओ खोलो, एनजीओ खोल के आप क्या करो, एक बैंक बना दो। किसका? ग्रेन का, अनाज का। यानी कि आप क्या करो, अपने एनजीओ में एक बहुत बड़ा ऐसा गोडाउन बना दो जिसमें कि अनाज को रखो, और उस अनाज को लोगों को फ्री में दे दो ताकि लोग अपना पेट पाल सके, आगे बढ़ सके वो। तो जरा सोचो ये कितना अच्छा काम कर रहा है। एडीएस अलग अलग जगहों पर एनजीओ खुलवा रहा है, प्लस लोगों को फ्री में अनाज दे रहा है, तो वैसी बात है ये एक सक्सेसफुल कदम है, सक्सेसफुल कदम है। वही यहाँ पे लिखा हुआ था, एडीएस ग्रेन बैंक प्रोग्राम इज एक्नॉलेज्ड एज अ सक्सेसफुल एंड इनोवेटिव फूड सिक्योरिटी इंटरवेंशन। तो ये क्या कर रहा है, मतलब ना के पैसों के बराबर लोगों को अनाज दे रहा है और इससे लोगों को भलाई पहुँचा रहा है। तो ये एक इनोवेटिव फूड सिक्योरिटी है, यानी कि लोगों को अनाज पहुँचा रहा है। कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो ये महाराष्ट्र में अभी भी है और सक्सेसफुली ये रन भी किया जा रहा है, अभी भी है महाराष्ट्र में। चलो, तो यहीं पे हमारा इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों के चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले, सॉरी अब तो इसमें है ही नहीं चैप्टर, है ना, ये तो लास्ट था, सॉरी। तो ये हमारा यहीं पे टॉपिक के साथ चैप्टर भी, और चैप्टर के साथ हमारा इकोनॉमिक्स जो बुक था वो भी कम्प्लीटली खत्म होता है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा बुक समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।